Assalamualaikum class. This is your financial management course and I am your faculty Anila Devi. Today's topic is dividend decisions. आज हम बात करेंगे कि हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे देते हैं, किस तरीके से देते हैं, कब कब देना चाहिए, प्रॉपर डिविडेंड का प्रोसीजर क्या है देने का, और आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है और उसके अकॉर्डिंगली आपको डिविडेंड किस तरह से पे करना है. डन. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड. The financial manager must take careful decisions on how the profit should be distributed among shareholders. जो प्रॉफिट आपका बिजनेस में अर्न हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले आपका वो अर्न किया हुआ आप अपने पास रखते हो. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कि आपके पास रिटेन अर्निंग में कितना अमाउंट है. अगर ईयर टू ईयर रिटेन अर्निंग में ज्यादा अमाउंट आपके पास रखा हुआ है, इतना अमाउंट कलेक्टिव हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर भी अच्छा अमाउंट है, तो आप दोनों को कलेक्ट करके वहाँ डिसाइड करते हो कि आप हमें डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर देना चाहिए. बिकॉज आपको पता है ऑलरेडी बिजनेस में इंटरनल फैक्टर्स की वजह से बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं और इसके अलावा जो कुछ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लाइक इस वक्त मैं बात करूं पेंडेमिक सिचुएशंस की, जो 3 मंथ्स लॉकडाउन रहा है. अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जिन्होंने ये सोच के रखा होगा कि हम ईयर एंड पे डिविडेंड दे देंगे. ईयर एंड कब आता है? जून में, और जून में डिविडेंड दे देंगे. बट हालात क्या रहे, थ्री क्वार्टर्स में तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बट जो फोर्थ क्वार्टर था उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई. इवन दो जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी वो भी अचीव नहीं हो सकी बहुत सारी कंपनीज की. हम एक मेजॉरिटी की बात करते हैं, एक ओवरऑल की बात करते हैं. उस ओवरऑल में हमने देखा कि आपके लास्ट क्वार्टर की जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स थे वो भी मीट नहीं हुए, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट आया. अब यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कम आया बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल रीजन, एक्सटर्नल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर आप कह दें. तो उसकी वजह से आपका ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कम आया, तो आप फौरन से देखते हो क्या पीछे रिटेन अर्निंग में इतना अमाउंट है. अब आप उन रिटेन अर्निंग के अमाउंट और ड्यूरिंग द प्रॉफिट के अमाउंट को देखते हो कि आगे भी हालात बेहतर नहीं है. अगले साल भी अगर हमारा बिजनेस बेहतर होगा या नहीं होगा, तो पहले तो अगले साल के लिए पैसे बचा के रखें, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेंगे वो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्लियर? When the business concern decide dividend policy, they have to consider certain factors such as retained earning and the nature of shareholders of the business concern. सबसे पहले आपने देखा कि रिटेन अर्निंग को सामने रखते हुए आप डिसाइड करते हो कि रिटेन अर्निंग में पैसे कितने रखे हुए हैं, उसकी अकॉर्डिंगली आप डिविडेंड देते हो. इसके अलावा नेचर ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कौन से हैं आपके, आपके कॉमन शेयर होल्डर्स हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं. बिकॉज दोनों को डिविडेंड देना होता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप प्रेफरेंस को देना मैंडेटरी है, बट उसको हम बाद में भी दे सकते हैं, नेक्स्ट ईयर डबल करके भी दे सकते हैं. ठीक. और कॉमन स्टॉक होल्डर्स को हम ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ना भी दें तो भी इट्स ओके, क्योंकि बिजनेस में इतना प्रॉफिट अर्न हुआ ही नहीं है. बिजनेस खुद अपने आप को सस्टेन कर रहा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, वो भी बड़ी बात है. तो आप अगर ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड होल्ड करके रखते हो और अगले साल जाके जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तब आप ज्यादा डिविडेंड देते हो, तो ये पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एग्रीड? फर्दर बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिविडेंड. व्हाट इज डिविडेंड? बेसिकली डिविडेंड खुद है क्या? डिविडेंड इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, is a part of net profit during the year. How? Let's discuss. Dividend refers to the business concern net profit distributed among shareholders. It may also be termed as part of the profit of business concern which is distributed among shareholders. Dividend वो portion है जो during the year आपने profit earn किया है. क्योंकि आपको पता है जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद आपका प्रॉफिट आ जाता है.
उस प्रॉफिट से आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाता है, फिर आप इंटरेस्ट लेस करते हो, अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ जाते हैं, जब आप टैक्स लेस करते हो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स का जो अमाउंट आ गया है ये आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर। अब आप क्या करते हो, इस नेट प्रॉफिट को दो पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एक पोर्शन जो ड्यूरिंग द ईयर आप डिविडेंड पे करते हो, दूसरा पोर्शन आप सेव करते हो रिटेन अर्निंग में, अगले साल काम आएगा। पता नहीं अगले साल हालात कैसे होंगे बिजनेस के। अब अगर आप देख रहे हो कि पीछे रिटेन अर्निंग में पैसा इस वक्त सफिशिएंट पड़ा हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है ये पूरा का पूरा हम डिविडेंड में दे देते हैं, तो पॉसिबल है देयर इज अ चांस, बट यू हैव टू टेक केयर कि बैक एंड में आपके पास रिटेन अर्निंग में अमाउंट रखा हुआ होना चाहिए। एग्रीड। देन हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड की। फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड में सबसे पहले डिविडेंड में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और स्टॉक। आप कैश में भी पे कर सकते हैं, आप स्टॉक में भी पे कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपके बिजनेस का स्टेटस क्या है, आपके बिजनेस के हालात कैसे हैं और आपके बिजनेस को क्रिएट किए हुए, स्टार्ट हुए हुए कितना अरसा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो कि मुझे किस फॉर्म का डिविडेंड देना चाहिए। डन। अब डिविडेंड क्लासिफाइड इनटू, डिविडेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड। 4 टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स आ गए। सबसे पहले कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो कॉमन शेयर होल्डर्स को, जो आपके न्यू शेयर होल्डर्स हैं, जस्ट अभी क्रिएट हुए हैं, विद इन अ ईयर हुआ है आपके, वो परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इनिशियली अभी आपने जस्ट शेयर्स इशू किए हैं और 1 साल हुआ है और 1 साल में आप क्या कर रहे हो, कैश डिविडेंड दे रहे हो। आगे जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम बात आ जाती है नेक्स्ट स्टॉक डिविडेंड की। तो आप स्टॉक डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक के आप एडिशनल शेयर्स उनको दे दें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, पीरियड कितना हुआ है आपके बिजनेस को स्टार्ट किए हुए और आपने शेयर्स कब इशू किए थे उस पर डिपेंड करता है। देन आप बॉन्ड डिविडेंड की बात कर रहे हो। बॉन्ड डिविडेंड में क्या होता है, we will discuss these forms of dividend in detail in the upcoming slides, but here I want to give you an introduction regarding these forms of dividend. बॉन्ड डिविडेंड, एक आप बॉन्ड फिल कर रहे हो फ्यूचर के लिए कि आपको आज हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हम ये प्रॉमिस करते हैं 2020 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग अ बॉन्ड डिविडेंड in which it is clearly mentioned that after 2 years in 2022 we will give you dividend of such amount. उसमें आपने मेच्योरिटी डेट भी लिख दी कि ये कब आपको मिलेगा और कितना मिलेगा वो भी लिख दिया और आपने प्रॉमिस टू पे भी कर दिया उसके अंदर। ये हो गया आपका बॉन्ड डिविडेंड। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड का, जब सबसे लास्ट है। प्रॉपर्टी डिविडेंड इज अ व्हाट कि आप इसमें प्रॉपर्टी अपनी बिजनेस की उठा के दे देते हैं, ऐसा नहीं है। बैकएंड में कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जब आपके शेयर होल्डर्स जिनके पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होती है वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन जाते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं वो बोर्ड में। अब किसी डायरेक्टर के पास 20% है, किसी के पास 25% है, किसी के पास 15% है और रिमेनिंग पोर्शन जनरल पब्लिक के पास है। क्लियर। तो अब जहाँ मैक्सिमम शेयर होल्डिंग आपके पास आ जाती है वो आपके वोटिंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नॉमिनेशन हो जाते हैं, उनके नॉमिनेशन होते हैं, फिर वो वहां पे आपके नॉमिनी बन जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अब उस एडवांस लेवल पे आपको कैश डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, कैश तो उनको वैसे ही जनरली मिल रहा था, बट अब वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बन चुके हैं, एक एडवांस लेवल पे आ चुके हैं। अब उनको डिविडेंड क्या दोगे, स्टॉक डिविडेंड पॉसिबल है, देयर इज अ चांस कि आप उनको एडिशनल बोनस शेयर्स दे दें with respect to the proportionate amount of existing shares। आप स्टॉक डिविडेंड भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप बॉन्ड डिविडेंड भी उनको दे सकते हैं कि आपके पास हम लोग आगे 2 साल में अब उनके पास बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन है, उनको पता है अच्छे से कि बिजनेस कैसे कैरी ऑन हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वही मैनेजमेंट है जो बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। तो अब आप उनको ये नहीं कह सकते कि पीछे बैकएंड में पैसे नहीं है और बॉन्ड डिविडेंड इशू कर देते हैं, तो उनको अच्छे से पता है, मुझे पता है, मुझे नहीं सिखाओ, मुझे पता है कि पीछे बिजनेस में सिचुएशन क्या है। तो अब वहां पे प्रॉपर्टी डिविडेंड की फॉर्म आ जाती है। किस तरीके से प्रॉपर्टी डिविडेंड कि लाइक कंपनी के पास जब ज्यादा पैसे थे तो उसने एक फार्म हाउस ले लिया था,
कंपनी के पास जब ज्यादा पैसे थे तो उन्होंने, हम कराची की बात करें, हमारे अपने पाकिस्तान की बात करें, तो उन्होंने क्या किया था, नॉर्दर्न एरियाज में कोई होटल वगैरह की बुकिंग करवा दी थी कि इसमें इस टाइम पीरियड में ये होटल की बुकिंग इस कंपनी की होगी। पॉसिबल है, ये अलग अलग ऑप्शन है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कि वो अपने एम्प्लॉयज का इस तरीके से ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो हॉक्सबे के हर्ट्स होते हैं, इसका भी आपके पास हो सकती है आपके बिजनेस में। तो ये छोटे छोटे से ऑप्शन हैं जहाँ प्रॉपर्टी की चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम उन डायरेक्टर्स को ऑफर देते हैं कि ये कंपनी आपका एक्सपेंस लेगी, आपको ये लिए एक हफ्ते के लिए आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, आप जाके उसको एंजॉय करें, आप उसको जाके यूज करें। फार्म हाउस को भी यूज कर सकते हैं, आप अपना हट भी यूज कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आप नॉर्दर्न एरियाज पे जो होटलिंग है, आप वहां पे भी जाके सर्टेन टाइम पीरियड के लिए स्टे कर सकते हैं। तो ये जो एडिशनल चीजें हैं जो हम उनको रेंट पे दे रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो ये प्रॉपर्टी डिविडेंड होता है जो इन द फॉर्म ऑफ आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, आप डायरेक्टर्स लेवल पे देते हैं। ये बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशंस में आप ग्रांट करते हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ चुके होगा चारों डिविडेंड्स की फॉर्म्स का। लेट्स डिस्कस इन डिटेल्स वन बाय वन। कैश डिविडेंड, if the dividend is paid in the form of cash to the shareholders, it is called as cash dividend. क्लियर है, कैश में अगर हम डिविडेंड दे रहे होते हैं शेयर होल्डर्स को तो उसको हम कैश डिविडेंड कहते हैं। इट इज पेड periodically आउट ऑफ बिजनेस कंसर्न अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है, उसका एक पोर्शन या फिर वो पूरा का पूरा, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ बिजनेस, हम उसमें से कैश डिविडेंड पे कर रहे होते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे बात करें, कैश डिविडेंड आर कॉमन एंड पॉपुलर टाइप्स फॉर्म फॉलोड बाय मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस कंसर्न। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस कैश में दे रहे होते हैं, ऑन द स्पॉट आपको दे दिया, एक शेयर पे आपने 0.2 दे दिया, 0.5 दे दिया, 1 रुपी दे दिया पर शेयर, रुपीज 1 रुपीज दे दिया, 1.5 दे दिया, 2 रुपीज दे दिया, डिपेंड्स ऑन कि आपके पास जनरल पब्लिक के पास कितने पैसे, कितने पड़े हुए हैं पैसे। क्योंकि आपको अंदाजा हो जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कितनी शेयर होल्डिंग है, कितना परसेंटेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, कितना परसेंटेज ऑर्गेनाइजेशन के अपने पास है, उनके एम्प्लॉयज के पास है, रिमेनिंग शेयर्स जनरल पब्लिक के पास होते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप होता है डिविडेंड का, वो होता है जनरल पब्लिक को देना, क्योंकि जनरल पब्लिक बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो डायरेक्टली कंसर्न नहीं है बिजनेस से। वो ये कहती है कि ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है कि आप डिविडेंड नहीं देंगे, फिर हम आपकी शेयर्स क्यों परचेज करके रखें। बेसिकली बात तो यही होती है। या फिर बिजनेस का इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो कि डे बाय डे शेयर प्राइस इंक्रीज होती जाए, तो उनको एटलीस्ट कैपिटल गेन तो हो, उन शेयर्स को बेच के वो अर्न कर सके प्रॉफिट, कैपिटल गेन हो जाए। या फिर आपके पास डिविडेंड, आपके पास टाइमली गिवन हो, तो ही आपके वो शेयर होल्डर्स आपके बिजनेस में सस्टेन करते हैं। अदरवाइज उनको उनको क्या है कि वो आपके बिजनेस के शेयर्स ऐसे ही बगैर डिविडेंड के परचेज करके बैठे। क्लियर। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो टाइप है डिविडेंड की, वो डिविडेंड है कैश डिविडेंड। मोस्टली सारे बिजनेसेस कैश डिविडेंड पे ही काम कर रहे होते हैं। फर्दर बात करते हैं स्टॉक डिविडेंड की। स्टॉक डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी स्टॉक ड्यू टू रेजिंग ऑफ मोर फाइनेंसेस। ज्यादा पैसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग पैसे है नहीं इस वक्त, तो हमने क्या कर दिया, एग्जिस्टिंग पैसे है नहीं, वही पैसे बिजनेस में जितने पड़े हुए उनको अपने पास रख दिया, और जनरल पब्लिक को बोल दिया कि आपके पास जो शेयर्स हैं, आपके पास जो शेयर्स हैं उनके प्रोपोर्शनेट में हम आपको फर्दर बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं। अब बोनस शेयर्स जो हमने इशू किए हैं, उनकी उनसे पेमेंट नहीं रिसीव कर रहे, एक्स्ट्रा दे रहे, और उनसे उनका जो हमें कैश में डिविडेंड देना था वो नहीं दे रहे। तो हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं, हम अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। जस्ट हमने बोनस शेयर्स इशू किए हैं और वो बोनस शेयर्स हमारे बिजनेस में जा रहे हैं, हमारे शेयर होल्डर्स को मिल रहे हैं। अब जिनके पास एग्जिस्टिंग 500 शेयर्स थे, उसके पास 550 हो गए, पॉसिबल है, हमने हमने 500 पे 50 शेयर्स दिए। जिनकी पास ओनरशिप 500 शेयर्स की है, उनको 50 शेयर्स मिलेंगे, जिसके 500 ओनरशिप पे 50 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आपको समझ आ गया अब एक शेयर कितने का है, 50 शेयर्स कितने हो गए, कॉस्ट आ गई। अब वो आगे वाला शेयर होल्डर 550 में अपने शेयर्स कहीं और बेच सकता है, क्योंकि उसके पास अब तो ओनरशिप 550 की हो गई, वो आगे सोल्ड आउट कर दे।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 50 शेयर्स की उसने कोई कॉस्ट पे नहीं की, अब वो 50 शेयर्स उनको बोनस शेयर्स मिले। अब जब बोनस शेयर्स उनको मिले थे तो उनके पास टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो अब 550 की आ रही होगी। अब वो सोल्ड आउट करेंगे तो 550 पे सोल्ड आउट करेंगे। तो ये स्टॉक डिविडेंड इज अ फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स आप उनको इशू करें। कभी कभार ऐसा भी होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप पेमेंट नहीं देते हो, आप जो बिजनेस में आपके पास आ रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आप उनको बोनस शेयर्स दे देते हो। अब बोनस शेयर्स भी प्रोपोर्शनेट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आप देते हो, क्योंकि बोनस शेयर्स देने से आपकी फ्लक्चुअलिटी आ गई बिजनेस में कि किसी के 7% थे बोनस शेयर्स की वजह से, उसके बाद अब 9% शेयर्स हो गए, तो 9% के बाद अब क्या हुआ कि अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही चेंज हो गए, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट शेयर होल्डिंग आप डिविडेंड बेस्ड ऑन दैट शेयर होल्डिंग आप एम्प्लॉयज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना के बैठे हुए थे। जब बोनस शेयर्स इशू किए तो उनकी परसेंटेज चेंज हो गई, जब परसेंटेज चेंज हुई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी चेंज हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एम्प्लॉयज में शफलिंग हो सकती है बोनस शेयर्स की वजह से, तो बोनस शेयर्स का ऑप्शन भी हम देखते हैं बिजनेस कंसर्न में, हमें जनरल पब्लिक को देने चाहिए या फिर अपने एम्प्लॉयज को देने चाहिए, हमें किसको देने चाहिए। डन। Under this type, cash is retained by the business concern. Stock dividend में भी bonus issue। अब यहाँ पे क्या होता है, वो कैश ऑर्गेनाइजेशन अपने पास ही रखती है और जो बोनस शेयर्स इशू करती है वो आपके पास शेयर होल्डर्स के पास चले जाते हैं। दिस इशू इज गिवन ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो बिजनेस में बैठे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को बोनस शेयर्स मिलते हैं, जनरल पब्लिक के लिए बोनस शेयर्स इशू नहीं होते। अब आ गई बात बॉन्ड डिविडेंड की। बॉन्ड डिविडेंड इज आल्सो नोन एज स्क्रिप डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड का दूसरा नाम है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड में क्या बात हो रही है? इफ द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे कैश डिविडेंड, the company promises to pay the shareholders at future specific date with the help of issue of bonds or notes। एक बॉन्ड इशू कर देते या कोई नोट, प्रोमिसरी नोट इशू कर देते कि आपको फ्यूचर में पेमेंट हो जाएगी, इतनी पेमेंट होगी इस टाइम पीरियड पे होगी, क्लियर। और उसमें ये भी मेंशन होता है कि आपके पास जितनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है आपके पास उतने ही आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं हो 2 साल के अंदर आपने शेयर्स बेच दिए, आप वो प्रोमिसरी नोट को लेके घूम रहे हो कि अब इस पे आपने कहा था हमें डिविडेंड मिलेगा, तो बेटा डिविडेंड मिलने से पहले आपके पास वो शेयर्स भी होने चाहिए। जितनी आपके पास उस मैच्योरिटी डेट पे आपके पास जितने शेयर्स रखे हुए होंगे उतने शेयर्स के अकॉर्डिंगली आपको डिविडेंड मिलेगा। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अगर उसने सोल्ड कर दिया तो कोई और भी तो खरीदेगा, कोई और बोलेगा कि इस मैच्योरिटी डेट में मेरे पास पड़े हुए तो ये डिविडेंड तो मुझे मिलना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप जितनी आप पीछे बैकएंड में अपने शेयर होल्डर्स के राइट दिखाओगे कि मैं इसका ऑनर हूँ, मेरा राइट है डिविडेंड लेना, मैं इसका ऑनर हूँ, जब आप प्रूव करते हो तो ही आपको वो डिविडेंड मिलता है। देन बात करते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड की। Property dividends are paid in the form of some assets other than cash। Other than cash आप पे करते हो, clear? It will be distributed among exceptional circumstances। बहुत exceptional circumstances हैं, बहुत rare। अब अपने सारे एम्प्लॉयज को एक साथ तो आप नॉर्दर्न एरिया तो नहीं बेचोगे, फिर पीछे ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करेगा? आपके सिर्फ जो 7 और 8 डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से एक एक डायरेक्टर अलग अलग टाइम पीरियड में जाते हैं, उनको ऑप्शन अवेल होता है, बिजनेस भी इफेक्ट ना हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाए, क्लियर। उसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि प्रायर इतने टाइम प्रायर इन्फॉर्म करना है ताकि हम वहाँ पे पीछे आपके सारी अरेंजमेंट्स कर देंगे, और एक जा रहा होगा तो वो जब तक वो पहला वापस नहीं आएगा तब तक दूसरा नहीं जा सकता। इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक बिजनेस में होती हैं। वो जब ऑफर दे रहे होते हो तो ऑफर में आप बहुत सारी लिमिटेशंस लगा देते हो, ये चीजें भी आपको पता है, क्योंकि वो जो पिज्जा हट, पिज्जा मैक्स, पिज्जा इटालियनो, इनके आपके पास कूपन्स आ रहे होते हैं, तो कूपन्स के पीछे भी ये चीज मेंशन होती है कि ये ऑफर कब तक है और इस ऑफर को आप कैसे अवेल करते हो, उसका टाइम पीरियड भी मेंशन होता है। कुछ आपकी मिडनाइट डील्स होती हैं तो वो सिर्फ रात में ही ऑफर आपको मिल रही होती है। तो अब जो उन कूपन्स को, जो उन कार्ड्स को, जो उन मेंबरशिप को परचेज करता है
उन्हीं को वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे फैसिलिटेट किया जाता है। ऐसा नहीं है जनरल पब्लिक को किया जाएगा। जनरल पब्लिक हर चीज में नहीं आएगी बीच में। जो जिसका जो लेवल है वो उसी लेवल पे आता है। अगर वो मेंबरशिप कार्ड परचेज हुआ है, आपके पास मेंबरशिप है, तो जो मेंबरशिप कार्ड पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए, आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज की। कौन कौन सी डिविडेंड पॉलिसीज की टाइप्स हैं? Dividend policy depends on the nature of the firm, type of shareholders and profitable positions. पहले इन तीनों वर्ड्स को समझ लेते हैं। नेचर ऑफ फर्म, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। सबसे पहली बात ही इस पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। ऑर्गेनाइजेशन कैसी है मींस व्हाट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, whether it is a sole proprietorship, whether it is a partnership, whether it is a corporations, depends on the terms and conditions कि आपने कैसी फर्म क्रिएट की है। अब जैसी फर्म है उसके अकॉर्डिंगली डिविडेंड आप इशू कर रहे होते हो। अब जब बात आ जाती है कॉर्पोरेशंस की, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक कंपनी आ रही होती है, उस कंपनी को लिस्टेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे और उसको सारे एसएससीपीस के और कंपनी ऑर्डिनेंस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। अब यहाँ पे उस कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं क्योंकि उसका राइट है, क्योंकि अब वो कॉर्पोरेशन बन गई है और उसने अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पीछे फॉर्मेलिटीज जो एज अ बिजनेस कंसर्न, एज एन एंटिटी, एज अ कंपनी वो यहाँ पे मार्केट में काम कर रही है। तो जब वो शेयर्स इशू करेगी, जनरल पब्लिक शेयर्स परचेज करेंगे और उससे वो जो फंड्स रेज हुए उन फंड्स को बिजनेस में यूटिलाइज करेगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त पूरा हो जाता है, फिर आपको डिविडेंड देना होता है। अब डिविडेंड कैसी देंगे बेस्ड ऑन के पीछे ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। अब वो एसएमई है या एमएनसीज है ये भी डिपेंड करता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है या फिर मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो ग्लोबली उनकी पॉलिसीज बनी हुई होती है, वो ग्लोबली पॉलिसीज बनाते हैं और वो सारे कंट्रीज में इम्प्लीमेंट होती है। उसके बाद सब्जेक्ट टू द कंडीशन की उस कंट्री की जुरिस्डिक्शन के हिसाब से चेंजेस आ रही हैं, वो एक्सेप्टेबल है। ये भी कहा जाता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका इंटरनेशनल लॉ और उनके लोकल लॉज में आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। और मुझे पता है ये चीजें भी आपको पता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज को ऑडिटिंग में, जब चीजें पढ़ेंगे इन डिटेल तो ऑडिटिंग में ये चीजें आती हैं कि इंटरनेशनल आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो होता है वो और आपके लोकल लॉज जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होता है तो वहां पे प्रिवेल क्या करता है, वहां पे प्रिवेल आपका लोकल लॉज करते हैं, आपके जुरिस्डिक्शन के लॉज करते हैं। क्योंकि आप जब ग्लोबली पॉलिसीज बनाते हैं तो वो ग्लोबली पॉलिसीज जरूरी नहीं है एक कंट्री में इम्प्लीमेंट हो सके और दूसरे कंट्री में भी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंस तो आ रहा है, कंट्रीज में भी तो डिफरेंस आ रहा है। जब कंट्रीज में डिफरेंस आ रहा है तो उनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में भी डिफरेंस आ रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो उस ऑर्गेनाइजेशन की लोकल लॉज कहते हैं, उस एमएनसी को, मल्टीनेशनल कंपनीज को लोकल लॉज कह रहे होते हैं, वो अकॉर्डिंगली अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मेंटेन कर रहे होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? डन है? यहाँ तक समझ आ गई बात कि डिविडेंड देना कोई बड़ी बात नहीं है कि बस डिविडेंड दे दिया, पीछे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को डिविडेंड कैसे देना है, किस फॉर्म में देना है, किस तरीके से देना है। गेट इट? यहाँ पे पॉइंट समझ आ गया। अब नेचर ऑफ फर्म की बात तो हो गई। टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स की मैंने प्रीवियसली भी बात की कि वेदर इट इज अ कॉमन स्टॉक होल्डर, वेदर इट इज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या फिर आपका एम्प्लॉय है या जनरल पब्लिक है, डिपेंड ऑन कि आपका जैसा शेयर होल्डर है वैसे फॉर्म का डिविडेंड आप उनको दे रहे होते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिटेबल पोजीशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड कहाँ से पे करोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत पोर्शन आप रिटेन, क्योंकि आपने अगर 2 साल में नहीं दिया, 2 साल से बिजनेस कंसर्न आपके अच्छे नहीं है, तो फिर क्यों अच्छे नहीं है, फिर तो जनरल पब्लिक बोलेगी हमें अपने पैसे वापस कर दो। फिर तो ये तो डबल प्रेशर आ गया ऑर्गेनाइजेशन पे कि एक तो डिविडेंड दे नहीं रहे हैं, डिविडेंड जितने पैसे है नहीं वो बोले शेयर हम अपने शेयर्स वापस दे रहे हैं, तो पीछे शेयर्स के पैसे कहाँ से आएंगे। गेट इट? आई होप सो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिगार्डिंग दिस कि नेचर ऑफ फर्म क्या है, टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स क्या है और प्रॉफिटेबल पोजीशंस क्या है। उसी की बेसिस पे आप डिविडेंड पॉलिसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बनाते हैं। On the basis of dividend declaration by the firm, the dividend policy may be classified the following types. 4 types हैं. Regular dividend policy,
stable dividend policy, irregular dividend policy, no dividend policy. Get it?